Good evening, dear children. Today we shall take up a new topic for discussion, and the name of the topic is BRICS. BRICS, BRICS. तो हम लोग ग्लोबल पॉलिटिक्स पेपर में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में हम लोगों को कुछ रीजनल और अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ रही है। तो अब तक आप लोगों ने सार्क के बारे में जाना है, साफ्टा, ओपेक, आसियान, ये सब कुछ आप लोग जान गए हैं। तो आज जिस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर मैं रीजनल नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसका नाम है ब्रिक्स, BRICS। तो ये एक एब्रीविएटेड फॉर्म है, एक शॉर्ट फॉर्म है। ब्रिक्स जो है इसका फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यानी कि ये जो ब्रिक्स है ये इन सब देशों को लेकर बना है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन पांचों देशों को मिलाकर ये इकोनॉमिक ग्रुपिंग बनाया है। तो जो नोट मैंने आप लोगों को भेजा है आपके मेल में, उस नोट को अगर ओपन कीजिएगा तो देखिए पहला पैराग्राफ में ये लिखा है कि इस दुनिया में जितने भी पॉपुलेशन है, द एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन, उसका 43% पॉपुलेशन ही इन ब्रिक्स देशों द्वारा कवर होती है। यानी कि ब्रिक्स अंतर्गत देशों में जितना पॉपुलेशन है वो पूरे दुनिया भर के पॉपुलेशन का 43% पॉपुलेशन कवर करती है। और वर्ल्ड में जितना GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनता है उसका 30% इन ब्रिक्स अंतर्गत देशों में बनता है। और विश्व में जितना भी ट्रेड यानी बिजनेस व्यापार होता है उसमें 17% शेयर रहता है ये ब्रिक्स अंतर्गत देशों का। तो ये जो ब्रिक्स ये एक्रोनिम है, ये नाम है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था? 2001 में एक कंपनी जिसका नाम है गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी। गोल्डमैन सैक्स एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका काम है दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन और ट्रेडर्स को उनका एसेट्स यानी उनका प्रॉपर्टी वो कैसे संभाल कर रखेगा इस बारे में एडवाइस देता है, सलाह मशवरा देता है। तो ये सैक्स गोल्डमैन एसेट्स मैनेजमेंट नाम की कंपनी ने पहली बार एक पेपर पब्लिश किया था जिस पेपर का नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक्स पेपर, और उसका टाइटल है द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक्स। उस पेपर में 2001 में पहली बार ब्रिक इस नाम का इस्तेमाल किया था। तो पहले देखिए ब्रिक था यानी कि इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, सिर्फ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना मिलकर ये ग्रुपिंग बनाया था। लेकिन ग्रेजुअली इसके अंदर साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गए। तो एक फॉर्मल ग्रुपिंग, एक फॉर्मल ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ब्रिक ने कब अपना फर्स्ट मीटिंग किया था? 2006 में ब्रिक अंतर्गत देश यानी कि रशिया, इंडिया और चाइना की लीडर्स ने रशिया की सेंट पीटर्सबर्ग में एक समिट यानी कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था। और ये मीटिंग ज़्यादातर G8 ग्रुप ऑफ देशों के अनुसरण में किया गया था। आप जानते हैं G8 यानी ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज़ कौन कौन है? इस दुनिया के जो 8 डेवलप्ड देश है जिनमें USA और ब्रिटेन भी शामिल है उसे कहा जाता है G8 यानी द ग्रुप और द ब्लॉक ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ यूरोप एंड अमेरिका।
तो G8 जैसे अपना समिट ऑर्गेनाइज करती है, बिल्कुल उसी समिट की डिज़ाइन को अनुसरण करके ब्रिक लीडर्स ने भी फर्स्ट टाइम सेंट पीटर्सबर्ग में अपना समिट ऑर्गेनाइज किया था 2006 में। और उसके बाद इस ग्रुपिंग को एक फॉर्मल और ऑफिशियल तखमा दिया गया यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली यानी कि UNGA की मीटिंग में न्यूयॉर्क में 2006 में। ओके, तो जब UN जनरल असेंबली का एक अधिवेशन, एक सेशन चल रहा था न्यूयॉर्क 2006 में, उसी वक्त ब्रिक अंतर्गत देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने आपस में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर ली और उसके बाद ही इस ग्रुपिंग को एक फॉर्मल कैरेक्टर मिला। तो फर्स्ट ब्रिक समिट कब हुआ था? इसको एक फॉर्मल और ऑफिशियल रूप मिलने के बाद ब्रिक अंतर्गत देशों के लीडर्स ने अपना फर्स्ट फॉर्मल समिट यानी मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था रशिया की एक जगह यकाटेरिनबर्ग में 16 जून 2009 में। तो इस मीटिंग में इस बात पर सभी लीडर्स सहमत हुए थे कि ब्रिक को एक्सपैंड करना है, यानी ब्रिक के अंदर और भी देशों को शामिल करना है और इसमें साउथ अफ्रीका का नाम लिया गया था। ओके, तो साउथ अफ्रीका को ब्रिक के अंतर्गत करने के बारे में जिस मीटिंग में बात हुआ था वो सितंबर 2010 न्यूयॉर्क में हुआ था और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के एक सदस्य राष्ट्र बन गए, जिसका फाइनलाइजेशन हुआ 14 अप्रैल 2011 की ब्रिक्स मीटिंग में। और ये मीटिंग हुआ था चाइना की सानिया नाम की एक जगह, एक सिटी में। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ अफ्रीका ने कब ब्रिक्स ज्वाइन किया तो इसका आंसर होगा 14 अप्रैल 2011 में चाइना की सानिया सिटी में ब्रिक्स का जो थर्ड समिट हुआ था उसी में साउथ अफ्रीका का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। तो ब्रिक्स ने अब तक कितने समिट्स ऑर्गेनाइज किया है? अब तक ब्रिक्स ने 8 समिट्स ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पर आप देखिएगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में 7th समिट से लेकर फर्स्ट समिट तक आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें कौन सा समिट किस वक्त और किस जगह पे हुआ था उसका एक इंफॉर्मेशन आपके सामने है। तो ये आप लोगों को जानना है अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है कि वेयर वाज द 6th ब्रिक्स समिट हेल्ड, एट व्हाट टाइम द 6th ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड, अगर ऐसा 1 मार्क क्वेश्चन आए तो आप इसका जवाब दे सके, इसलिए आप तक मैंने ये इंफॉर्मेशन भेजा है। तो 7th ब्रिक्स समिट हुआ था 8 to 9 जुलाई 2015 रशिया में, उसकी उफा नाम की एक सिटी में। उसके पहले 6th ब्रिक्स समिट हुआ था 14 से 16 जुलाई 2014 में ब्राज़ील की एक शहर फोर्टालीज़ा में। 5th समिट हुआ था 26 to 27 मार्च 2013 साउथ अफ्रीका की डरबन शहर में। फिर 4th समिट हुआ था 29 मार्च 2012 न्यू दिल्ली में। 3rd समिट हुआ था जिसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ 14 अप्रैल 2011 चाइना की सानिया में। 2nd समिट हुआ था 16 अप्रैल 2010 ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया में। और पहला समिट हुआ था 16 जून 2009 रशिया की येकेटेरिनबर्ग में। तो ये जो ब्रिक्स नाम का इकोनॉमिक ग्रुपिंग बना, इसको बनाने के पीछे कुछ मकसद था, कुछ उद्देश्य था। वो क्या? देखा जाता था कि इस दुनिया की पूरी इकोनॉमिक सिस्टम, पूरा अर्थनैतिक व्यवस्था हमेशा अमेरिका और यूरोप सेंट्रिक होकर रह जाता था।
यानी कि जो भी इकोनॉमिक डिसीशंस लिया जाता है उसमें यूरोप और अमेरिका की देशों का ही वॉइस रहता है, दूसरे देशों के कुछ बोलने का जगह रहता ही नहीं है। मतलब यूएसए और पश्चिम यूरोप के देशों ने मिलकर ये पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था पर डोमिनेट करके रखा है। तो इन लोगों का डोमिनेशन थोड़ा कम करने के लिए और इकोनॉमिक सिस्टम का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा घुमाने के लिए ब्रिक्स ग्रुपिंग को बनाया गया था। कहा गया था कि ब्रिक्स अंतर्गत देशों की इकोनॉमी में वो पोटेंशियल है, वो काबिलियत है जिससे कि अगले दिनों की विश्व आर्थिक व्यवस्था में ये सभी देश एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा सकती है और हमारी आर्थिक व्यवस्था को यूरोप और अमेरिका सेंट्रिक होने से रोक सकता है। तो इसी मकसद से ब्रिक्स ग्रुपिंग को बनाया गया था और इसमें कहा गया था कि सभी सदस्य राष्ट्र का जो कॉमन इंटरेस्ट का इश्यूज़ है उन सब इश्यूज़ पर बातचीत होगा, सबके बीच एक सहयोगिता का माहौल रहना चाहिए और ये सहयोगिता खड़ा रहेगा दो पिलर्स यानी दो स्तंभ के ऊपर। तो उसमें से एक है कि सभी देशों का म्यूचुअल इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट है, ऐसे विषय पर बातचीत करके कोई डिसीशन लेना है तो इसके लिए सभी ब्रिक्स देशों की फिनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, कम्युनिकेशन, लेबर, इन सब मिनिस्टर्स के बीच एक मीटिंग करके तभी म्यूचुअल इंटरेस्ट वाले विषय पर कोई डिसीशन लिया जाएगा। एम आई क्लियर टू यू? पहला पिलर है कोऑपरेशन का ये कि अगर म्यूचुअल इंटरेस्ट है ऐसे विषय पर कोई डिसीशन लेना है तो उसको एक मीटिंग में डिस्कस करके तभी डिसीशन लिया जाएगा। और वो मीटिंग किस किस लोगों को लेकर होगा? ब्रिक्स अंतर्गत देशों के फिनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ट्रेड मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, इन सभी इम्पोर्टेंट मिनिस्टर लोगों में एक मीटिंग करके बातचीत के बाद ही म्यूचुअल इंटरेस्ट की कोई भी विषय पर डिसीशन लेना है। फिर दूसरी जो पिलर है कोऑपरेशन का वो क्या है कि हमेशा एक प्रैक्टिकल कोऑपरेशन यानी कि वास्तव रूप में ब्रिक्स अंतर्गत देशों के बीच प्रैक्टिकली हकीकत में ही एक कोऑपरेशन रहना चाहिए। और ये कोऑपरेशन किस रूप में हमको दिखाई देगा कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट डिसीशन पर, कोई इम्पोर्टेंट विषय पर फैसला या डिसीशन लेने की ज़रूरत आएगी तो कुछ वर्किंग ग्रुप्स या फिर ब्रिक्स अंतर्गत देशों के सीनियर ऑफिशियल्स को लेकर कुछ ग्रुप्स बनाए जाएंगे और इनके बीच रेगुलर समिट्स ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इन समिट्स में ही सभी महत्वपूर्ण विषय पर इम्पॉर्टेंट फैसला, रेजोल्यूशंस लिया जाएगा। तो देखिए आपके नोट में एक सेंटेंस है कि ये जो पेज नंबर 1 है इसके लास्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन और पेज नंबर 2 के फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन, द ब्रिक्स कोऑपरेशन हैज़ 2 पिलर्स। देखिए आपके नोट के पेज 1 के लास्ट पैराग्राफ का जो लास्ट लाइन है, ब्रिक्स कोऑपरेशन हैज़ 2 pillars: consultation on issues of mutual interest through meetings of leaders as well as ministers of finance, trade, health, education, agriculture, communication, labor, etc., and practical cooperation in a number of areas through meetings of working groups and senior officials. Okay, तो कोऑपरेशन को प्रैक्टिकली
वास्तवायित करने के लिए कुछ कुछ सीनियर ऑफिशियल्स को लेकर वर्किंग ग्रुप्स बनाया जाएगा इन ब्रिक्स अंतर्गत देशों में से ही, और इन वर्किंग ग्रुप्स के बीच मीटिंग करके सभी महत्वपूर्ण विषय पर डिसीशंस लिया जाएगा। और इसके अलावा भी कहा गया रेगुलर एनुअल समिट्स एज वेल एज मीटिंग्स ऑफ द लीडर्स ऑन द मार्जिन्स ऑफ G20 समिट्स आर हेल्ड। तो देखिए G20 कौन है? G20 है ग्रुप ऑफ 20 नेशंस। तो 20 डेवलपिंग स्टेट्स, जो स्टेट्स अभी तक डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग स्टेट में है, ऐसे 20 डेवलपिंग देशों को लेकर जो ग्रुपिंग बना है उसको G20 कहते हैं। G20 में जो जो देश शामिल है उनमें से मुख्य देश है, पहला हमारा इंडिया तो है ही, इसके अलावा कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ब्रिटेन है, मेक्सिको है, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका। तो ऐसे कुछ देशों को लेकर G20 यानी कि द ब्लॉक ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ ये जो बना है। तो जब भी G20 देशों में समिट होता है, G20 का कोई समिट होता है, तो उसके साथ साथ ये जो ब्रिक्स अंतर्गत देश है वो भी अपना अपना समिट ऑर्गेनाइज कर लेता है, क्योंकि G20 में ये 4 देश मौजूद है। ये 5 देश ब्रिक्स अंतर्गत जो देश ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स में अंतर्गत है। और ठीक उसी तरह G20 में भी ये 5 देश अंतर्गत है। तो इसलिए जब भी G20 का कोई समिट ऑर्गेनाइज किया जाता है तो ये 5 देश G20 समिट के साथ साथ अपना ब्रिक्स का समिट भी ऑर्गेनाइज कर लेता है और म्यूचुअल इंटरेस्ट का इश्यूज़ पर डिस्कस करके कोई ना कोई रेजोल्यूशन ले लेता है। चलिए अब पेज 2 में आइए, एनालिसिस ऑफ द पास्ट ब्रिक्स समिट, यानी कि जितने भी समिट्स अब तक हुए हैं उसमें कौन कौन सी विषय पर डिस्कशन हुआ था और क्या हासिल करने की कोशिश किया गया था, इस पर मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दी है। तो देखिए पहला समिट जो रशिया में 2009 में हुआ था उसमें कौन कौन सी विषय पर फोकस यानी इम्पोर्टेंस दिया गया था? इकोनॉमिक एंड फिनेंशियल इश्यूज़ पर। क्यों? क्योंकि 2008 में पूरे दुनिया में एक ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस आया था, एक आर्थिक संकट आया था दुनिया भर में। तो उस संकट से मुक्ति पाने के लिए ब्रिक्स देश क्या क्या तरीका अपना सकता है उस बारे में डिस्कशन हुआ था। और साथ में ब्रिक्स अंतर्गत देशों ने ये भी कहा था कि हमारे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब इंस्टीट्यूशंस की एक रिफॉर्म यानी संस्कार की ज़रूरत है। उसके बाद सेकेंड समिट हुआ था 2010 में ब्राज़ील में। तो इसमें कौन कौन सी इश्यूज़ पर एक एम्फसाइज किया गया था? देखिए लॉन्चिंग ऑफ सेवरल इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस। तो इंट्रा ब्रिक्स मतलब ब्रिक्स अंतर्गत देशों के बीचों बीच कुछ ऐसे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस बनाया जाएगा जिसके ज़रिए ब्रिक्स अंतर्गत देशों के इकोनॉमिक और फिनेंशियल इम्प्रूवमेंट को जल्द से जल्द हासिल करने की कोशिश किया जाएगा। तो कुछ इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात हुई थी। और ये भी कहा गया था कि ब्रिक्स अंतर्गत देशों के जितने भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं उनके बीच एक मीटिंग होना ज़रूरी है। ब्रिक्स अंतर्गत देशों का अपना एक बिजनेस फोरम रहना चाहिए। एक थिंक टैंक सेमिनार होना चाहिए, यानी कि कैसे अपना
इकोनॉमी और फिनेंशियल सिस्टम को इम्प्रूव करना है, इस विषय पर सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है। और क्योंकि ये ब्रिक्स अंतर्गत देश एग्रीकल्चर रिच कंट्रीज़ है, यहाँ एग्रीकल्चर यानी कृषि का महत्व ज़्यादा है, तो कैसे कृषि विकास पर जोर डाला जाए, इस बात पर भी एग्रीकल्चर के मिनिस्टर्स लोगों के बीच मीटिंग्स के ऊपर एम्फसाइज किया गया था। और ब्रिक्स अंतर्गत देशों के जितने भी डेवलपमेंट बैंक्स हैं, उन्होंने आपस में एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन भी हस्ताक्षर किया था। किस लिए कोऑपरेशन? ताकि ब्रिक्स अंतर्गत देशों में इकोनॉमिक और फिनेंशियल डेवलपमेंट जल्दी जल्दी हो सके। उसके बाद थर्ड समिट था चाइना में, और यहाँ पर कहा गया था कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी है। जैसे कि आप जानती है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 बड़े बड़े परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएसए, यूके, रशिया, चाइना और यूएसए, यूके, रशिया, चाइना और जर्मनी, तो इनको एक फ्रांस, यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस, इन 5 परमानेंट मेंबर्स को एक स्पेशल पावर दिया गया है जिसको कहा जाता है वेटो पावर। तो वेटो पावर रहने की वजह से क्या होता है, मान लीजिए कोई भी विषय पर वोटिंग चल रहा है, तो 4 सदस्य, सिक्योरिटी काउंसिल के 4 सदस्य, मान लीजिए रशिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस सहमत होकर इस विषय पर अपना वोट डाल दिया, लेकिन अगर एक लौता यूएसए अपना वोट रोक के रखता है तो उस विषय को वहीं पर कैंसिल कर देना पड़ता है। जैसे कई बार मैं आप लोगों को बताऊं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जब ये मुद्दा आया था कि पाकिस्तान को एक अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट स्टेट का तकमा दिया जाए, तो इसमें यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया चारों ने हाँ कर दिया था कि हाँ, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट का तकमा मिले। लेकिन क्योंकि चाइना ने रोक दिया था, उसने कहा था नहीं, तो इस वजह से पाकिस्तान को आज तक टेररिस्ट स्टेट का तकमा नहीं मिला। तो मतलब 5 मेंबर्स को वेटो पावर दिया गया है, जिससे कोई भी एक सदस्य राष्ट्र अगर किसी विषय से सहमत नहीं है तो वो अपना वोट ना देकर उस विषय को रोक के रख सकता है। तो ये जो थर्ड समिट हुआ था, इसमें ब्रिक्स अंतर्गत देशों ने कहा था कि परमानेंट मेंबर्स का ये वेटो पावर नहीं रहना चाहिए और कुछ और देशों को परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए। जैसे इंडिया को सभी ने समर्थन किया था कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए, तो ऐसे कुछ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के बारे में बात हुआ था। उसके बाद फोर्थ समिट हुआ था, जिसमें फिर से फिनेंशियल कोऑपरेशन की बात हुई थी और एक ब्रिक्स बैंक बनाने के बारे में बातचीत हुई थी, ताकि अगर किसी भी ब्रिक्स अंतर्गत देशों को पैसों की ज़रूरत पड़े या फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़े, तो इस बैंक से दिया जा सके। और उसके अलावा कुछ और फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड विषय पर भी जोर दिया गया था। फिर 5th समिट जो हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसमें एक कॉन्टिंजेंस रिजर्व अरेंजमेंट फंड की बात हुई थी। देखिए, ये जो समिट, इसने क्या किया, लेड द फाउंडेशन यानी स्थापना किया किस चीज़ की, फॉर अशरिंग कंटिंजेंस रिजर्व अरेंजमेंट। तो कंटिंजेंस का मतलब होता है अनप्लान्ड, पहले से सोचा समझा नहीं गया था, अचानक एक ऐसा हादसा हो गया जिसके लिए फंड की ज़रूरत आ गई। जैसे आप लोगों ने अभी अभी देखा कि अचानक साइक्लोन अम्फान आने की वजह से वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश को कितना
प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा ने पहले से तो ये सोचकर नहीं रखा था कि कोई साइक्लोन आएगा और इतना डिस्ट्रक्शन डैमेज हो जाएगा। तो ज़रूरी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने क्या किया, एक कॉन्टिजेंसी फंड तैयार कर लिया, जिसमें आम सदस्यों से, आम इंसानों से, कॉमन पीपल से पैसों की मांग किया गया कि आप रिलीफ के लिए पैसा डोनेट कीजिए। तो ऐसे फंड बनता है, कॉन्टिजेंसी फंड कहा जाता है, जिसको इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करने के लिए ही बनाया जाता है। तो ऐसा एक कॉन्टिजेंस रिजर्व अरेंजमेंट बनाने की बात हुई थी विथ एन इनिशियल अमाउंट ऑफ 100 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो ये 100 बिलियन यूएस डॉलर्स आएगा कहाँ से? ब्रिक्स अंतर्गत देशों ने सबने इस बात पर एग्री किया था कि सब कुछ ना कुछ डोनेट करके ये पैसा उठाकर ये कॉन्टिजेंस फंड बनाएगा। और साथ में क्या हुआ था, प्रोक्लेमेशन फॉर अ न्यू डेवलपमेंट बैंक, जैसे कि पिछले समिट में भी हुआ था, एक डेवलपमेंट बैंक बनाने की बात फिर से हुई ताकि सभी ब्रिक्स अंतर्गत देश अपना डेवलपमेंट काम जल्द से जल्द कर सके। और एक ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल बनाने की बात हुई, एक थिंक टैंक काउंसिल बनाने की बात हुई। तो थिंक टैंक काउंसिल क्या होता है? एक ऐसा काउंसिल जिसका काम है इंटेलेक्चुअल्स और एक्सपर्ट लोगों को लेकर बातचीत करना कि कुछ जो इम्पोर्टेंट विषय है उस विषय पर जो लोग एक्सपर्ट है उनका ओपिनियन लिया जाता है और कैसे उस विषय पर काम किया जाएगा उस पर डिसीशन लिया जाता है। तो थिंक टैंक मतलब एक्सपर्ट और इंटेलेक्चुअल लोगों को लेकर बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है स्पेसिफिक इश्यूज़ पर अपना एक्सपर्ट कमेंट करना, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन व्यक्त करना। और इसको एक नाम भी दिया गया था, ये जो ब्रिक्स थिंक टैंक काउंसिल, इसका नाम दिया गया था इथिक्विनी डिक्लेरेशन। ओके, तो ये जो डिक्लेरेशन हुआ इसको इस नाम से पुकारा गया। तो इथिक्वानी डिक्लेरेशन में क्या क्या था? एक नया डेवलपमेंट बैंक बनाना है, एक कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट क्रिएट करना है, एक ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल बनाना है और ब्रिक्स थिंक टैंक काउंसिल बनाना है। तो अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाए कि इथिक्विनी डिक्लेरेशन ब्रिक्स की कौन से समिट में अपनाया गया था, तो आपका जवाब होगा 5th समिट, जो कि साउथ अफ्रीका के डारबन शहर में हुआ था। उसके बाद 6th समिट 2014 ब्राज़ील में हुआ और इसका थीम था इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या मतलब होता है? सभी सेक्टर्स का, सभी क्षेत्र का ग्रोथ यानी विकास। तो सभी क्षेत्र का मतलब एग्रीकल्चर के सेक्टर में, इंडस्ट्री के सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो साधारण परिसेवा है, सर्विसेज है, उस सर्विस सेक्टर में, सभी सेक्टर में। कहाँ के सेक्टर्स? ब्रिक्स अंतर्गत देशों की जितने भी सेक्टर्स हैं उन सभी क्षेत्र में एक समान विकास लाने की कोशिश किया जाएगा और सस्टेनेबल सॉल्यूशन यानी कि इन देशों के जितने भी आपसी प्रॉब्लम्स है उनका एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन। सस्टेनेबल मतलब जो सॉल्यूशन सालों तक काम करेगा, सालों तक चलता रहेगा। तो ये सब चीज़ों पर बातचीत हुआ था। फिर कॉन्स्टिट्यूटिव एग्रीमेंट्स हुआ था फॉर न्यू डेवलपमेंट बैंक टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन इमर्जिंग मार्केट्स। ओके, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि पिछले समिट्स में भी बनाने की बात हुई थी, उस पर जोर डाला गया ताकि ब्रिक्स अंतर्गत देशों में जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, जिससे
अर्बन यानी शहरों में और तरक्की होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक्सपेंड करेगा। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स अंतर्गत देशों को मदद करेगा। और $100 बिलियन का एक फंड क्रिएट किया गया था इस न्यू डेवलपमेंट बैंक और CRA बनाने के लिए। द समिट इज स्टिल, अच्छा तो ये जब नोट बन रहा था तो ये नोट 2015 या 16 में बनाया गया था, तो उस वक्त भी ये बातचीत चल रहा था, लेकिन अब तक इस पर काफ़ी काम हो चुका है और अब तक इस पर काफ़ी प्रोग्रेस भी हो चुका है। तो इसलिए इस लाइन को आप लोग ओमिट कर दीजिए, द समिट इज़ स्टिल गोइंग ऑन, क्योंकि 2014 का समिट बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, अच्छा CRA का मतलब आप जानते हैं ना, CRA मतलब कॉन्टिंजेंस रिजर्व अरेंजमेंट, ओके। इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करने के लिए जो कॉन्टिंजेंसी फंड क्रिएट करने की बात हुई थी वो CRA और NDB के ऊपर काफ़ी बातचीत हुआ था और $100 बिलियन का एक फ़ंड क्रिएट किया गया था ये दो इंस्टीट्यूशंस को मटेरियलाइज करने के लिए, और इस पर काफ़ी प्रोग्रेस हो भी चुका है। उसके बाद 7th ब्रिक्स समिट 2015 में रशिया में, जहां पर रैटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग एग्रीमेंट्स हुआ था। तो रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो ब्रिक्स के समिट में मान लीजिए किसी एग्रीमेंट पर सभी ब्रिक्स अंतर्गत देशों ने हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन अब बारी आती है कि हर एक देश, ब्रिक्स अंतर्गत हर एक देश अपने देश की पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर में इसको अप्रूव कराए। तो मान लीजिए ये जो कॉन्टिंजेंस रिजर्व अरेंजमेंट बनाने की बात हुई या न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाने की बात हुई, तो इसके लिए $100 बिलियन कलेक्शन के लिए देश की नेशनल फंड से जो पैसा देना पड़ेगा, इसलिए उस देश की लेजिस्लेचर यानी आईन सभा में इसको पास कराना पड़ेगा। तो अगर देश की आईन सभा भी इस एग्रीमेंट से सहमत होकर इस पर हस्ताक्षर कर देती है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रैटिफिकेशन। तो ये जो कॉन्टिंजेंसी फंड क्रिएट करने की बात हुई, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाने की बात हुई और इसके लिए $100 बिलियन फंड की ज़रूरत पड़ी, तो इस बिल को हर एक ब्रिक्स अंतर्गत देश ने अपने लेजिस्लेचर के सामने पेश किया और लेजिस्लेचर्स ने इसको रैटिफाई किया, यानी लेजिस्लेचर्स भी सहमत होकर हस्ताक्षर किया। एंड फाइनली क्या हुआ, इस समिट का अंत हुआ। तो ब्रिक्स के कुछ फीचर्स है, कुछ खासियत है जो मैंने पॉइंट वाइज आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट्स 3 बिलियन पीपल, यानी कि लगभग इस दुनिया का पॉपुलेशन का 40% पॉपुलेशन ही ब्रिक्स अंतर्गत देशों में रहते हैं। और सेकेंड फीचर है, इस दुनिया में जितना भी GDP का उत्पादन होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का उत्पादन होता है, उसमें से ब्रिक्स देश अकाउंट्स फॉर $20 ट्रिलियन ऑफ GDP विच इज़ ग्रोइंग एट 28% ग्रोथ रेट। तो दुनिया भर की GDP जो 28% ग्रोथ रेट पर चल रहा है, उसमें से $20 ट्रिलियन ब्रिक्स देशों की द्वारा कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। फिर फर्स्ट समिट 2009 में हुआ था और ग्लोबल रिसेशन यानी 2008 की जो इंटरनेशनल फिनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसका मुकाबला करने के बारे में बात हुआ था, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। फिर देखिए ब्रिक्स में कोई भी यूरोपियन देश या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को नहीं रखा गया है। तो आप यहाँ पे हमसे सवाल पूछ सकते हैं कि क्यों ब्रिक्स में रशिया तो है मैम, तो रशिया क्या यूरोपियन कंट्री नहीं? देखिए
रशिया को यूरोपियन कंट्री ना बोलकर आप लोग यूरेशियन कंट्री बोलिएगा तो बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि रशिया में सिर्फ यूरोप का हिस्सा ही नहीं, एशिया की कुछ कुछ हिस्सा भी आ जाता है। और क्योंकि रशिया अभी तक डिवेलप्ड नहीं बन पाया है तो इसको डिवेलपिंग देशों में ही कैटेगराइज किया जाता है। ओके, तो इस ब्रिक्स ग्रुपिंग में कोई यूरोप का देश नहीं है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी यहाँ का सदस्य नहीं है। और ये ब्रिक्स का आइडिया सबसे पहले जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम है गोल्डमैन सैक्स। पूरा नाम है गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो अब सवाल आता है कि ये ब्रिक्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो देखिए, द ब्रिक्स आर बोथ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड लार्जेस्ट इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। तो चाइना और इंडिया को अगर देखिएगा, साउथ अफ्रीका, रशिया, इनको अगर देखिएगा तो इनका इकोनॉमी को कहा जाता है फास्टेस्ट ग्रोइंग, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है और इसका मार्केट भी काफ़ी बड़ा है। चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है और साथ में एक बहुत बड़ा मार्केट प्रस्तुत करके रखा है जहाँ पर दूसरे देश की कंपनी आके इन्वेस्ट करके बिजनेस कर सकता है। सो ये जो ब्रिक्स अंतर्गत देश है, दे अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 3 बिलियन पीपल और जस्ट हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया की जनसंख्या के लगभग आधा हिस्सा ही इन ब्रिक्स देशों में मौजूद है और रिसेंट टाइम में ब्रिक्स देशों ने वर्ल्ड जीडीपी का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट भी करके रखा है। तो सभी मशहूर इकोनॉमिस्ट्स लोगों का ये प्रोजेक्शन है, ये मानना है कि इट इज़ ओनली ए मैटर ऑफ टाइम बिफोर चाइना बिकम्स द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड समवेयर बिटवीन 2030 एंड 50। तो चाइना के बारे में सभी इकोनॉमिस्ट्स का लगभग एक ही राय है कि 2030 से 2050 के बीच चाइना एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा इकोनॉमी इस देश का बन जाएगा और चाइना का मतलब यूएसए का पोजीशन 5th में आ जाएगा और चाइना का 1st में चला जाएगा। और ये ब्रिक्स अंतर्गत देश क्या है? प्राइमरीली एन इन्वेस्टमेंट कैटेगरी नाउ, मतलब इन देशों के मार्केट में, इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने का बहुत ज़्यादा मौका है। पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू करने का काफ़ी फैसिलिटीज़ है। तो इसलिए अगले दिनों के विश्व के आर्थिक व्यवस्था सिर्फ यूरोप और अमेरिका की तरफ ना जाकर इन देशों की इकोनॉमी और मार्केट की तरफ जाएगा। तो इसलिए ब्रिक्स देशों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देने के बारे में सभी सोच रहे हैं। और ब्रिक्स के कुछ स्ट्रेंथ यानी कुछ ताकत का जगह है, कुछ स्ट्रेंथ्स है, पावर है, जैसे कि मूव टुवर्ड्स अ मल्टीपोलर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। तो जैसे जैसे ब्रिक्स और डेवलप करेगा और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बनेगा तब क्या होगा? ये दुनिया मल्टीपोलर बन जाएगा, ये विश्व की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था मल्टीपोलर बनता जाएगा। अभी तो सिर्फ लग रहा है कि ये यूनिपोलर है जिसमें सिर्फ यूरोप और अमेरिका की देश का ही राज चल रहा है, लेकिन ब्रिक्स के डेवलपमेंट और विकास के साथ साथ यूरोप अमेरिका को छोड़कर दुनिया में और भी पावर सेंटर्स डेवलप करने लगेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये पूरा विश्व आर्थिक व्यवस्था और भी रोबस्ट बन जाएगा। रोबस्ट मतलब ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो अगर कोई आर्थिक संकट आता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं
कोरोना पैंडेमिक की वजह से पूरे दुनिया भर की आर्थिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ी संकट आ रही है, इकोनॉमिक रिसेशन होने वाला है। तो ऐसे आर्थिक संकट से हम लोग जल्द मुक्ति पा सकेंगे अगर हमारे विश्व आर्थिक व्यवस्था ज़्यादा रोबस्ट बनता है, ज़्यादा ताकतवर बनता है और ब्रिक्स देश इस ताकत को बढ़ाने में मदद कर सकता है, ऐसा इकोनॉमिस्ट लोगों का मानना है। तो सवाल आता है कि ब्रिक्स इस संस्था से, इस ग्रुपिंग से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं, 2025 तक ये हमें क्या दे सकते हैं। तो लिखा जाता है कि द ब्रिक्स विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज देयर शेयर इन द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड ट्रेड। ये जो बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि ग्लोबल जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का इतना प्रतिशत अभी ब्रिक्स देश द्वारा कंट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, तो सबका मानना ये है कि 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस और आर्थिक लेन देन में ब्रिक्स अंतर्गत देशों का शेयर और भी बढ़ जाएगा। A new global financial system with a significant presence of these countries compared with the current situation will be created। तो हमारा जो विश्व के आर्थिक व्यवस्था है उसमें एक रिफॉर्म आएगा, एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। जितना ज़्यादा रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के देश तरक्की करने लगेगा, वर्ल्ड जीडीपी का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कंट्रीब्यूट करने लगेगा, तब पूरा दुनिया की फिनेंशियल सिस्टम में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। और मे बी इवन ए फिनेंशियल सिस्टम ऑफ इट्स ओन अलाउिंग द इकोनॉमीज टू सपोर्ट ईच अदर। तो एक ऐसा फिनेंशियल सिस्टम बनेगा जिसमें सभी देशों का इकोनॉमी आपस में कोऑपरेशन करके एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएगा। ऐसा माहौल भी तैयार हो सकता है अगर ब्रिक्स ये ग्रुपिंग सक्सेसफुल और कामयाब होता है। ओके, तो इस नोट को पढ़िए, मेरा लेक्चर को थोड़ा सुनिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। मैं फिर से उसका आंसर देकर वीडियो बनाकर आप तक भेजने की कोशिश करूँगी। ओके, गुड नाइट, सी यू सून।